नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं वैक्सीन की कमी है, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए लेकर आया है ओपीडी, जिसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। कोरोना काल में घर पर बैठकर खुद को और अपनों को किस तरह सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में हम डॉक्टर से सलाह लेंगे। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले कोरोना के लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दें, सांस लेने में तकलीफ, बुखार आना, बदन दर्द होना, ऐसे में आप किसी भी मेडिकल से दवाई न लेके डॉक्टर से संपर्क करें। और यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है तो घबराएं नहीं, बल्कि आइसोलेट हो, लोगों से दूरियां बनाए रखें और डॉक्टर्स की दी हुई दवा जरूर लें। तो कोरोना के क्या लक्षण हैं और इन लक्षणों के दिखने पर आपको डॉक्टरों की सलाह लेनी है। छाती में दर्द, सांस फूलना, कोविड का साधारण निमोनिया होना, ये सभी वो लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कोरोना है। ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क लेना है। कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनप्रीत सिंह जुड़ चुके हैं। अगर आप भी वैक्सीन और कोरोना के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए फोन नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। डॉक्टर मनदीप, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर मनप्रीत, मेरा सबसे पहला सवाल कि क्या कोरोना और डायबिटीज की दवा एक साथ ली जा सकती है? डॉक्टर मनप्रीत, मेरा सवाल आपसे कि क्या कोरोना और डायबिटीज की जो दवाएं हैं वो एक साथ ली जा सकती हैं? ओके, हाँ, नमस्कार। आई एम डॉक्टर मनप्रीत सिंह। आ रही है, धीरे आ रही है, सो इट्स नॉट वेल ऑडिबल। आई थिंक आपने पूछा कि कोरोना और बाकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन की दवाइयां साथ में दे सकते हैं, एम आई राइट? जी जी डॉक्टर। एम आई ऑडिबल? डॉक्टर, कितना ऑक्सीजन लेवल होने पर मरीज को घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर डॉक्टर से जाकर संपर्क करने की ज़रूरत है? क्योंकि आजकल जो मरीज है वो घर पर ही अपना टेस्ट कर रहा है, घर पर ही देख रहा है कि मैडम, उसकी आपकी जो ऑक्सीजन वॉइस है कितनी आ रही है। वो क्लियर नहीं आ रही है। इट्स नॉट क्लियर, इट्स नॉट ऑडिबल। जी, सुन पा रहे हैं आप हमें डॉक्टर? आपका मतलब वॉइस ना क्लियर नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर मनप्रीत, मेरा सवाल है आपसे कि कितना ऑक्सीजन लेवल होने पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है? डॉक्टर मनप्रीत, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की बेहद कमी है। बाहर निकलने पर कोरोना का संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में किस तरह कोरोना से बचा जा सकता है और जो नई वेव है उसको लेकर बच्चों को किस तरह उससे दूर रखा जाए ताकि उन्हें कोरोना ना हो, इसको लेकर भी हम सवाल करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मनप्रीत जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है। आप भी घर बैठे सुरक्षित तरीके से
नीचे दिए हुए नंबर पर फोन कर जान सकते हैं अपनी समस्या। और यदि आपको भी लगता है कि आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं और आपको क्या करना चाहिए, तो उसकी सलाह के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर मनप्रीत, मेरा सवाल है आपसे कि यदि क्या हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होगा जिससे हमें उसके बाद घबराने की जरूरत नहीं है, वो कितना होना चाहिए? मैडम, जो हमारा नॉर्मल सैचुरेशन लेवल होता है ना, वो होता है 95%। अगर हमारा है दैट इज सेट टू बी नॉर्मल। तो अभी कोविड टाइम में हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हमारा सैचुरेशन लेवल 94 टू 95 से ऊपर है, देन देयर इज नथिंग टू वरी। हम अपने घर में ही रह के अपना मिनिमल जो माइल्ड बोलेंगे उसको, डिजीज को, या एसिम्प्टोमेटिक बोलेंगे, अपना घर पे बैठ के इलाज कर सकते हैं जी। अगर हमारा सैचुरेशन लेवल 94 से नीचे जाता है कॉन्स्टेंटली, ये एक बार नहीं, अगर कॉन्स्टेंटली उससे नीचे जाता है, तब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। तो उसको हम एक मॉडरेट डिग्री डिजीज बोल देते हैं। पर अगर हमारा लेवल 89% से नीचे चला जाए सैचुरेशन लेवल, तो उस केस में हमें हॉस्पिटलाइजेशन की, एडमिशन की जरूरत पड़ती है और हॉस्पिटल में एडमिट होकर फिर उसकी ऑक्सीजन के साथ बाकी भी मेडिकेशन दी जाती है। जी डॉक्टर मनप्रीत, इसके अलावा बच्चों को बचाने के लिए अस्पताल में क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि जो नई वेव है कहा जा रहा है कि वो बच्चों पर सबसे पहले अटैक करेगी? मैडम, जैसे अभी हमारा जो हॉस्पिटल है, जैसे हमारा महर्षि मार्कंडेश्वर हॉस्पिटल है, ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है सोलन डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 110 बेडेड कोविड वार्ड है और उसमें से 15 बेड आईसीयू के हैं। इन आईसीयू के बेड्स में हमारा पीडियाट्रिक आईसीयू का भी सुविधा है। मतलब जो बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू की भी हमने सुविधा बना रखी है, और इवन न्यूनेटल आईसीयू जो न्यूबॉर्न्स के लिए होता है, उसकी सुविधा भी हमारे पास है। और हमारे पास न्यूबॉर्न्स एडमिट भी हुए हैं और ठीक होकर भी गए हैं। उसके लिए हमें एक अलग सेटअप बनाया हुआ है जिसको हम न्यूनेटल आईसीयू बोलते हैं जी। क्योंकि जो सेकंड वेव है ये बच्चों में भी जा रही है, और आगे जो बोल रहे हैं कि थर्ड वेव अगर आएगी तो बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट करेगी। जी डॉक्टर मनप्रीत, हमारे साथ हमारे दर्शक सुनीता जुड़ चुकी है। जी सुनीता, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे को ये पूछना है कि हमें शुगर और बीपी चेक करवा के वैक्सीन लेनी चाहिए? हेलो। हाँ सुनीता जी, नमस्कार। सबसे पहले ऐसे है कि अगर आपका किसी को हेलो हेलो जी सुनीता, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछिए। जैसे मेरे को डायबिटीज और बीपी है, तो हमें वो चेक करवा के वैक्सीन लेनी चाहिए जी? हेलो मैडम, वैक्सीन का डायबिटीज और बीपी से कुछ लेना देना नहीं है। और शुगर से जी? हाँ जी, मतलब वैक्सीन तो शुगर से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। वैक्सीन आप लगा सकते हो, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक, उम्मीद है सुनीता को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनप्रीत, इसके अलावा जो नई वेव है उससे बच्चों को किस तरह बचाया जा सकता है घर पर रहकर, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से वैसे ही स्कूल्स बंद हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो वेव है वो किस तरह बच्चों पर अटैक कर सकती है और घर पर रहकर बच्चे किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं? मैडम, आपका जो सवाल है उसका एक ही जवाब है। कोविड का सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन क्या है? मास्क। घर पे भी आप मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब बच्चों को घर पे रखें, मास्क का यूटिलाइज करें, बच्चों को हैंड वॉशिंग के स्टेप सिखाएं। जैसे हमारा हैंड वॉशिंग होती है ना, सैनिटाइजर कैसे यूज़ करना है, हैंड वॉश टाइम पे करना है, और मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब कम से कम लोग आजकल घरों में आने चाहिए एक दूसरे के ना, वो कम करना है। क्योंकि इसमें कोई ऐसी, ये वायरल है, वायरस की कोई मेडिसिन तो होती नहीं है। वायरस में तो यही है कि अपना जो भी ये उससे दूर रहने के लिए मास्क और ये चीज़ें ही हमारे पास एक क्या बोल सकते हैं सुरक्षा का जरिया है कि हम मास्क पहने, हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें और बच्चों को बाकियों से अलग रखें। बाकी अलग मतलब अनवांटेड गेस्ट घरों पे मत आए। और बाकी स्कूल वगैरह तो बंद ही हैं, तो बच्चे तो बाहर, उनका कोई एक्सपोजर तो है नहीं। मतलब एक कम से कम ट्रैवल, बच्चों के साथ कम से कम ट्रैवल करना चाहिए। तभी सरकार ने बोला है कि 10 साल से कम वालों को बिना रीजन के बाहर ना आए ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये तभी बोला गया। डॉक्टर, हमारे साथ हमारे दर्शक सुखवंत कौर जुड़ चुके हैं। जी सुखवंत, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मेरे को शुगर है मैडम जी। हाँ, वैक्सीन लगवानी है, कैसे लगवाएं? हाँ जी, हाँ जी सुखवंत जी।
सुकुन जी, शुगर में भी या कोई भी बीमारी में वैक्सीन का कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। आप वैक्सीन लगा सकते हो, वैक्सीन बिल्कुल आपके लिए सेफ है, उसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन शुगर, ब्लड प्रेशर ऐसे मरीजों को लगाई जा सकती है। जी, उम्मीद है सुखवंत जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनप्रीत, इसके अलावा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी थोड़ा सा डर है लोगों के दिमाग में। यदि पहला डोज लेते हैं और उसके बाद कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं कोरोना के, तो उसके कितने अंतराल के बाद उन्हें दूसरा डोज लेना चाहिए? मैडम, आपकी आवाज़ अभी एकदम से कम हो गई है यानी। जी, डॉक्टर मनप्रीत, मेरा सवाल है कि यदि पहली डोज वैक्सीनेशन की ली और उसके बाद कोरोना के सिम्टम्स नजर आते हैं मरीज को, तो कितने अंतराल के बाद वो दूसरी डोज ले सकता है? मैडम, ऐसे अगर पेशेंट को फर्स्ट डोज के बाद कोरोना हो जाता है या कोरोना के सिम्टम्स आ जाते हैं तो हमें वेट करना चाहिए। आइडली हमें 1 मंथ वेट करना चाहिए। पर अगर किसी को बहुत मतलब वेट नहीं करा, कुछ लोगों को बहुत पैनिक हो जाता है जब उनको होता है कि जल्दी वैक्सीन लग जाए, तो एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम तो हमें देना चाहिए। पर आइडियल है कम से कम 1 महीना हम वेट करें, क्योंकि ये क्या है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन क्या करेगी, एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी। तो अगर किसी को कोरोना हो गया, उसमें नेचुरल एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो उसमें वैक्सीन का इतना आप कह सको कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा, तो उसको थोड़े गैप के बाद वैक्सीन लगानी चाहिए। ये नहीं है कि उसको कुछ नुकसान होगा वैक्सीन से, पर उसको फायदा नहीं होगा। मेन ये है इसमें, अगर तभी लगा लेगा तो नुकसान नहीं होगा पर फायदा भी नहीं होगा जी, तो तभी थोड़ा गैप देना चाहिए। और हमारी हाँ जी हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, रजनीश अपना सवाल पूछिए। मेरी बेटी जो है G6PD डेफिशिएंस है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है? हाँ जी, देखिए, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में भी हम वैक्सीन लगा सकते हैं। पहले हमें अपने मेडिकल जो भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है उससे कंसल्ट कर आप वैक्सीन के लिए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन कुछ नहीं है। पर हाँ, आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से एक बार जरूर, जो आपको ट्रीट करें उनको जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिए, वो भी वैक्सीन के लिए जा सकते हैं। ठीक, उम्मीद है रजनीश को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनप्रीत, इसके अलावा भी कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब मरीज में सिम्टम्स नजर आते हैं लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है, ऐसे में क्या करना चाहिए? मैडम, आप एक बार रिपीट कर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी अभी ना, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। जी, मनप्रीत जी, मेरा सवाल है डॉक्टर आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि मरीज में लक्षण दिखाई देते हैं कोरोना के, लेकिन जब वो टेस्ट कराता है तो उसका टेस्ट नेगेटिव आता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? मैम, अभी जो लेटेस्ट कहते हैं ना RT-PCR, चाहे गोल्ड स्टैंडर्ड है, पर वो भी 100% करेक्ट नहीं है। तो अगर किसी को, मरीज को कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, उनको कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको ये चलना चाहिए ड्यूरिंग पेंडेमिक कि उनको कोरोना है और उनको अपना ट्रीटमेंट उसके अनुसार करना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ आप इवन CT स्कैन के लिए भी जा सकते हैं, जिससे आपकी CT फाइंडिंग्स, कोरेट स्कोर मालूम लग जाता है, वो भी एक तरीका है। और अगर वो भी नहीं है, टेस्ट नहीं कराया है, पर आपके अगर सिम्टम्स कोविड के हैं, तो आपको कोविड सिम्टम्स के हिसाब से ही अपना इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे, परमजोत जी। परमजोत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी साहब, मैं पटियाला से बात कर रहा हूँ। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल। हाँ जी परम जी। जी सर, मेरे ना मदर की एक सिंगल किडनी है, उनकी किडनी नहीं है, मतलब एक किडनी डैमेज हो गई थी, तो वो वैक्सीन लगा सकते हैं? हाँ जी सर, जैसे मैंने बाकी दर्शकों को बताया था जिन्होंने पहले सवाल पूछे थे, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप वैक्सीन लगा सकते हैं। मतलब वैक्सीन में इवन इसमें अगर सिंगल किडनी है और अभी वो स्टेबल हैं, मतलब उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लगवा सकते हैं। ठीक, उम्मीद है परमजोत जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप घर बैठे ही अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी जुड़े हुए हैं। यदि आपको कोरोना से जुड़े हुए
कोई भी सवाल पूछने आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, इसके अलावा ब्लैक फंगस के मामले भी आजकल देखने को मिल रहे हैं, क्या लक्षण है इसके और किस तरह बचा जा सकता है? मैडम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मुझे। देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क। जी डॉक्टर, मेरा सवाल है आपसे कि ब्लैक फंगस के मामले भी आजकल बहुत आम हो चुके हैं, ऐसे में क्या लक्षण है और किस तरह ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से बचा जा सकता है? Sorry, can you repeat your question? It's not clearly audible. The voice is not clear, madam. जी डॉक्टर, सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही मैडम, आपकी आवाज़ ना बिल्कुल कट के आ रही हो। तो बता दें आपको कि जब भी आपको लगे, हल्का सा बुखार आने लगे, खांसी आने लगे या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, पूरी बॉडी में दर्द होने लगे, ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी लक्षण कोरोना के लक्षण हैं। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है, ब्लैक फंगस, जिसकी वजह से यदि जो डायबिटीज़ का मरीज़ है या फिर वो बहुत ज़्यादा नमी वाले वातावरण में है, ऐसे में ब्लैक फंगस उन्हें होने का खतरा ज़्यादा होता है। ऐसा होने पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा आपकी आंखों पर अटैक करता है। हालांकि मध्य प्रदेश में हाल ही में एक मामला सामने आया जिसके बाद महिला का सफल ऑपरेशन हुआ। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है और डॉक्टर्स की दी हुई दवाएं आप समय पर लें, तो हम इस कोरोना जैसी बीमारी से हम जंग जीत सकते हैं। तो वैक्सीन लेने के बाद कुछ बातें हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वैक्सीन लेने से पहले आप अच्छे से खाना खाएं। इसी के साथ किसी भी दवा, ड्रग से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। डॉक्टर मनप्रीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, ये बताएं कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी आजकल बहुत आम हो चुकी है, इसके केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। इस बीमारी से किस तरह बचा जाए और क्या लक्षण है ब्लैक फंगस के? ऐसे है कि जो ब्लैक फंगस डिजीज है, इसमें क्या होता है कि जो डायबिटिक लोग होते हैं या जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं और जिनको ऑक्सीजन थेरेपी या स्टेरॉइड्स लॉन्गर पीरियड के लिए दिए जाते हैं, उसमें केस में ऐसा ब्लैक फंगल डिजीज हो जाता है जिसमें हेडेक और जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। मुंह में जैसे मतलब ओरल कैविटी में चेंजेस आ जाती हैं, म्यूकोजा में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। इसको बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो ट्रीटमेंट है उसी को दिया जाए जिसको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि घरों में लोग अपने स्टैंडर्ड्स लगा देते हैं, लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, सब लोग हर कोई कहते हैं मुझे स्टेरॉइड दे दो, मुझे इलाज कर लो। हर एक को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और एक पीरियड के लिए ट्रीटमेंट देना होता है। हम मतलब जिस ट्रीटमेंट की जरूरत है उसमें ही ट्रीटमेंट दी जाए, सबसे अच्छा इलाज तो इसका ये है। तो ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं उससे ये अपने आप ही कम आ जाएंगे। जो घर पर है मरीज, ऐसे में क्या खाना चाहिए कोरोना के मरीज को और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? ये वायरल है। अब वायरस में ऐसे है कि आपको अपना इम्यूनिटी अच्छा रखना है। इम्यूनिटी अच्छी ना, यू शुड टेक गुड बैलेंस डाइट। घर का खाना बैलेंस डाइट अच्छा लीजिए। आप विटामिन ले सकते हैं, विटामिन सी भी ले सकते हैं, जिंक, तो ये सब है। पर मेन है कि आप गुड बैलेंस डाइट लें, और ऐसा कुछ नहीं है कि ना खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना खाएं, पर हाँ जो भी डाइट खाएं अच्छी खाएं और गुड बैलेंस डाइट अच्छी से डाइट लें। डॉक्टर मनप्रीत, आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी बहुत वायरल हो रहा है कि यदि कोरोना आपको है और ऐसे में आप कच्चे प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा आपकी बॉडी के लिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैडम, तो जो कच्चा प्याज हो गया, जो चीजें होगी ना, ये हमारा जो नेचुरल है, जो हमारा मतलब हमारा क्या इतिहास है, हमारे में आयुर्वेद है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो इसका सिर्फ यही रोल हो सकता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करे, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। हमें वो चीजें करनी चाहिए जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो, तो उसमें इसका रोल आ सकता है। बाकी कोई ऐसे स्टडी तो हुई नहीं है कि कच्चा प्याज का फायदा हो जाएगा, या कुछ ऐसी स्टडी से कुछ भी अवेलेबल नहीं है।
इसके अलावा डॉक्टर मनप्रीत ये बताएं कि जब वैक्सीन हम लगवाते हैं तो उसके बाद बॉडी में क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई लोगों को वैक्सीन के पहले डोज के बाद हल्का सा बुखार आता है, उसके बाद वो डर जाते हैं और दूसरे डोज लेने में बहुत कतराते हैं। ऐसे है कि वैक्सीन जो है, जो हमारे पास जो वैक्सीन है, इंडिया में 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं और वैक्सीन से हो सकता है माइल्डर सिम्टम जैसे फीवर हो गया, बुखार, लाइट बुखार या हेडेक वगैरह हो जाए, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बॉडी को रिएक्ट करेगी ना उसको, ये उसका नॉर्मल रिएक्शन है, उससे कोई घबराना नहीं है। उसके बाद सेकंड डोज के लिए जैसे गवर्नमेंट ने जैसे डिसाइड किया सेकंड डोज के इंटरवल, उसके बाद सेकंड डोज के लिए जाना चाहिए, उसको कोई डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही हमारे पास एक ऐसा जरिया है आफ्टर मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे हम इसको खत्म कर सकते हैं वायरस को। तो जब तक हम सब में इम्यूनिटी नहीं करेंगे, सब में एंटीबॉडीज नहीं करेंगे, चाहे वो डिजीज से हो चाहे वैक्सीन से हो, तब तक हम इस वायरस से जीत नहीं पाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर मनप्रीत ये बताएं कि यदि मरीज में सिम्टम्स नजर नहीं आते और फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, ऐसे में क्या करना चाहिए, किन चीजों से हमें परहेज कई बार करना क्या होता चाहिए? है कि जैसे कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में एसिम्प्टोमेटिक लोग भी आगे आते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होना एक अच्छी चीज है, कहते हैं कि 90 से 95% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक को खुद को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे एसिम्प्टोमेटिक भी अगर है तो उनको घर पे बैठना चाहिए, अपने को आइसोलेट करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, जब एसिम्प्टोमेटिक को 10 दिन के लिए अपने आप को पूरा आइसोलेट करना चाहिए। जी। और क्यों? अपने लिए नहीं, दूसरों को अपने से बचाने के लिए। तो हो सकता है कि उस बंदे की इम्यूनिटी तो अच्छी हो, पर जब दूसरे उसके घर पे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी ना हो, वो इन्फेक्ट हो जाए, उनको सिम्टम्स आ जाए, तो एसिम्प्टोमेटिक को भी अपने आप को पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके 10 दिन के लिए घर पे रहना चाहिए। अगर उसको सिम्टम्स आते हैं तो उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स आ भी जाए इन 10 दिनों के भीतर, तो उनको फिर एटलीस्ट 72 घंटे के लिए अपने आप को आइसोलेट और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक, तो कई बार कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो भी लेट नजर आते हैं, ऐसे में हल्के भी सिम्टम्स आपको नजर आए तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। डॉक्टर मनप्रीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।